वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज जो है हम लोग 14/12/2017 का यूपीएससी या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है उसी पर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है भाई, तो आप लोग चीज़ों को समझें और अच्छे तरीके से करें। ठीक है, और पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल ही रही है, तो उसको भी देखते रहें और लगाते रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। देखिए, अगस्त के बाद से एग्ज़ाम होना चालू हो जाएंगे, तो अभी भले ये लोग मस्त हैं, बहुत से लोग केवल उन्हें मोटिवेशन चाहिए, पढ़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को आगे चलकर काफ़ी दिक्कत आने वाली है, मैं लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चा अभी से लगा होगा, प्रीवियस ईयर लगा रहा हो, सारी चीज़ों को समझ रहा होगा, उसी के वही जो है सही कर पाएगा 120 प्लस क्वेश्चन, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इतना आसान भी नहीं है सही बनना। ठीक है, इतना आप लोगों को लग रहा होगा। वैकेंसी भले ही ज़्यादा, देख लेना कट ऑफ कहाँ खेलती, क्योंकि एसएससी का बहुत सा लड़का इधर आ चुका है। उसका कारण है कि एसएससी के हालात बहुत बुरे हैं। ठीक है, बच्चों को रोजगार चाहिए और एसएससी जहाँ जाती कट ऑफ बढ़ा देती है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया है कि एक व्यक्ति को 50 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। वह कुल समय के 2/5 मिनट में इतनी 1/8 दूरी तय करता है, तो शेष समय शेष दूरी तय करने के लिए उसकी गति है। पहली बात तो किलोमीटर प्रति घंटे में आ रहा, तो ये 50 मिनट है। ठीक है, ये 50 मिनट है, तो इसको यहीं पर अगर हम घंटे में बदल लें या फिर ना बदलें तो बाद में बदल लें। बात को समझ रहे हो? या ना बदलें तो देखिएगा, यहाँ से इसको देखते हैं। 50 मिनट में कुल समय के 2/5, कुल समय के 2/5, शेष समय कितना होगा? 3/5। भाई 2/5 समय हो गया, तो शेष समय कितना होगा? 3/5। सिंपल सी बात है। तो 50 का जब हम 3/5 निकालेंगे कितना आ जाएगा? 30 मिनट। ठीक है, हमें समय पता चल गया, समय पता चल गया। अब 1/8 दूरी तय करता, शेष समय में लिखा हुआ शेष दूरी, तो 1/8 तो दूरी तय हो चुकी, तो 7/8, तो 4 किलोमीटर का 7/8, 4 दूनी 8, अर्थात तुम्हारा हो गया 3.5 किलोमीटर। समझ गए? अब हम ये सब इनका निकाल क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, टाना टाना नहीं, सीधे निकाल लो। अब हमें पता चल गया बस 30 मिनट में हमें 3.5 किलोमीटर चलाना है। एक घंटे में भाई साहब 30 मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, वो वही दिख गया। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं भाई साहब, होते हैं या नहीं? ठीक है, तो यहां पर 30 मिनट लिखा है। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। सिंपल सी बात है भाई, हो गया कि नहीं? अब आधे घंटे में आपको 3.5 किलोमीटर चलना है, तो दूरी बटे समय, ऊपर गुणा हो जाए, कितना आ जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। हमने किया क्या? कुछ नहीं किया भाई साहब। 50 मिनट में 4 किलोमीटर दूरी तय करता, कुल समय 50 मिनट है, 2/5 में इतनी दूरी कर। आप करने के लिए इससे यहाँ से फिर चाल निकालें, यहाँ से चाल निकालें, दोनों को लेस कर दें, तब भी आ जाएगा। लेकिन ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, और मैं आपको बेस्ट तरीका देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यदि एक वस्तु की लागत दोगुनी हो जाती, अर्थात मतलब 100 से 200 रुपए होगी। सिंपल सी बात है, 100 से कितनी होगी? 200 रुपए। लागत हमने दोगुनी, लेकिन बिक्री मूल्य अपवर्तित रहता, मतलब जो बिक्री मूल्य था वो अपवर्तित रहता है, तो 10% का नुकसान होता है। अब जब हमने लागत 100 से 200 कर दी, ठीक है, बिक्री मूल्य अपवर्तित रहता है। बिक्री मूल्य का मतलब जो वो बेच रहा था, ठीक है, जो उसका मूल्य था, बिक्री मूल्य अपवर्तित रहता है, तो 10% का नुकसान होता है। मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो अब ये बोल रहा है कि बिक्री मूल लाभ प्रतिशत, बहुत ही बेहतरीन सवाल है समझने के लिए। यक्स वक्स मान के आप देखेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, समझ में भी नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आप कहीं पर भी इसका सोल्यूशन देखेंगे तो एक्स ही करके दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना। केवल एक वस्तु की लागत दोगुनी हमने मान लिया भाई साहब, 100 से 200 हो जाती है लागत। CP1 है ये, और ये आपकी CP2 है। ठीक है, लेकिन बिक्री मूल्य अपवर्तित रहता, अर्थात यहाँ की जो वैल्यू थी ये दोनों, ये अपवर्तित रही, नहीं बदली। ठीक है, बेचने का मूल्य, ठीक है, अपवर्तित रहा, तो 10% का नुकसान होता। नुकसान जब ये 100 से 200 हुआ तो नुकसान हुआ 10% का, तो 200 पर ही तो हुआ होगा, तो 10% का नुकसान हुआ। तो 200 पर 10% का अगर हम नुकसान निकालें तो कितना होगा? 20 रुपए का नुकसान होगा। तो उसने कितने में बेची होगी भाई साहब? 180 रुपए में बेची होगी। सिंपल सी बात है कि नहीं? तभी तो 10% का नुकसान हुआ होगा। सोच कर देखें।
अब यहां अगर 180 है, ये बिक्री मूल्य है, अगर ये 180 है तो ये भी तो 180 रहा होगा, मुझे बताएं आप, रहेगा कि ये नहीं रहेगा? सिंपल सी बात है, कि उसने कहा कि बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहे, तो ये भी 180 रहा। तो यहां वो पूछ रहा है कि मूल्य लाभ प्रतिशत क्या होगा। 100 की चीज 180 में बेच दी, 80% का लाभ हो गया। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को? समझना मेरे दोस्त, दोबारा समझाऊंगा। 1 से 2 रुपए हो जाती है, 100 से 200 हो जाती, कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यक्स मत मानना। तो उसने कहा कि कोई मूल्य लागत और बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहे तो 10% का नुकसान होता, तो 200 पर 10% का नुकसान होगा, अर्थात 180 होगा। बेचा उसने 180 को होगा, हमें नुकसान 10% हटा दिया, और यहां से नुकसान भी आप देखेंगे तो 10% आ रहा है। तो यहां पर जब आप करेंगे तो ये दोनों ही समान रहने चाहिए, तो समान है भाई साहब। तो यहां मूल लाभ कितना होगा? 80%। सिंपल सा सवाल है। समझ गए हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत से लोग नहीं भी समझ पाएंगे तो कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझा दूंगा यार। 3 श्रमिक 20 दिनों में एक काम कितने दिनों बाद 10 श्रमिक नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि काम 25 दिनों में पूरा हो? 30 श्रमिक लिखे हुए हैं, 30 श्रमिक 20 दिनों में एक काम को कर सकते हो। तो M1 D1 W1 अपॉन T, M1 D1 T1 अपॉन W1 वो सब होता है। तो M1 और D1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 30 × 20 अर्थात 600 हो गया टोटल काम। 600 हुआ कि नहीं हुआ? टोटल काम हो गया भाई। कितने दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद 10 श्रमिक को छोड़ देना चाहिए ताकि काम 25 दिनों में पूरा हो? कितने दिनों बाद 10 श्रमिक को छोड़ देना चाहिए कि काम 25 दिनों में पूरा? तो अब हमें यह पता चले 10 श्रमिक छोड़ रहे हैं तो कितने बचेंगे भाई साहब? 30 श्रमिक थे, कितने बचेंगे? 20 श्रमिक बचेंगे। अब ये 20 श्रमिक ताकि काम 25 दिनों में पूरा हो, ठीक, कितने दिनों बाद छोड़ देने चाहिए? तो 20 गुणा ये 25 दिन तो पूरा किया होगा या नहीं किया होगा? आप मुझे बताएं, ये 25 दिन में ये 20 मजदूरों ने तो पूरे दिन ही काम किया है, हर समय रहे, तो कितना काम कर दिया होगा? 500 काम कर दिया होगा। तो 600 में से 500 काम खत्म, बचे कितने? 100 काम। ये किसने किए होंगे? 10 श्रमिक जो छोड़ के गए हैं, तो उन्होंने कितने दिन किए होंगे? तो कितने दिन किए होंगे? 10 दिन। सिंपल सा सवाल है भाई साहब, 10 दिन बाद छोड़ देना चाहिए। सवाल मैं इसी तरीके से करूंगा, समझ पाओ तो समझ जाओ, है कुछ नहीं। 30 श्रमिक 20 दिनों में काम करते, टोटल काम निकाला भाई साहब 600। कितने दिनों के बाद 10 श्रमिक को नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि काम 25 दिनों में पूरा हो? तो 25 दिनों में यदि काम आपको पूरा कराना है तो 25 दिनों में पूरा हो, तो 25 × 25 दिन जो है ये 20 श्रमिक ने काम किया होगा। ये तो हमेशा रहे, 10 ने छोड़ा है ना। तो ये अगर सभी दिन करते रहे तो कितना इन्होंने काम किया भाई साहब? 500 काम कर दिया। बचे कितने काम? 100 काम। ये 100 काम किसने किए होंगे? 10 मजदूरों ने। तो 10 मजदूरों से हमने करा दिए, तो इन्होंने कितने दिन काम किया? 10 दिन काम किया। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक दाएं शंकु के छिन्नक, ये आ गया आपका छिन्नक को बोलते हैं भाई साहब फ्रस्टम, ठीक है। छिन्नक का 10 सेंटीमीटर आधार और 6 सेंटीमीटर शीर्ष का व्यास है, इसकी ऊंचाई बताइए। छिन्नक को जिस तरीके से होता है, फ्रस्टम बोलते हैं इसको, जिस तरीके से आपकी बाल्टी होती है, ठीक है। शंकु को जब ऊपर से काट दे तो वो छिन्नक बन जाती है। ये रहा आपका छिन्नक। तो उसने कहा कि दाएं शंकु के छिन्नक का 10 सेंटीमीटर आधार है, ये 10 सेंटीमीटर आधार है, और 6 सेंटीमीटर शीर्ष का व्यास है। एक शंकु के छिन्नक का 10 सेंटीमीटर आधार है और 6 सेंटीमीटर शीर्ष का व्यास है, अर्थात ये कितना होगा भाई साहब? 3 होगा। व्यास का मतलब ये आधा हो गया। और इसकी हाइट जो है, हाइट h कितनी है भाई साहब? 5 सेंटीमीटर। तो पूरी सतह का क्षेत्रफल, पूरी सतह का क्षेत्रफल समझ रहे हो? पूरी सतह का क्षेत्रफल मतलब होगा ये वक्रपृष्ठ और ये ऊपर दोनों ये, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये जो 10 सेंटीमीटर ये भाई साहब पूरा आधार है, ये कंफ्यूज मत हो जाना। आधार बोल रहा अर्थात पूरा बेस। आधार क्या होता है? पूरा बेस। तो ये कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें वक्रपृष्ठ के लिए शंकु में हमेशा हमें इतना पता है कि हमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? सिंपल सी बात है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? L² = h² धन r², यही तो होता है। लेकिन यहां पर 2 r है, एक है कैपिटल R, एक है स्मॉल r। तो बस यहीं पर दोस्तों चेंज हो जाता है। ये याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, कैपिटल R - r², ठीक है।
कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर, बस यहीं पर चेंज हो जाता और कुछ चेंज नहीं होगा। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अर्थात 25 और ये आपका 5 माइनस 3 रूट 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई साहब? रूट 29। ठीक, 25 प्लस 4 आएगा यार, आर माइनस आर मतलब 5 माइनस 3 दो दूनी 4। तो एल स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा, यहां पर देखिएगा एल स्क्वायर बराबर आ गया रूट नहीं एल बराबर इतना, तो एल बराबर हमारा आ गया रूट 29। रूट 29 आपका मान आ गया। अब उसने एक चीज कही कि पूरी सतह का क्षेत्रफल बताओ, पूरी सतह का क्षेत्रफल बताओ। तो हमें एल पता चल गई, तो पूरी सतह का छेदनक का फार्मूला होता है पाई, लिख देता हूं यहां पर, आर स्क्वायर धन आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एल, ये रहा कोष्टक बंद। ठीक है, ये है फार्मूला। ठीक है, तो ये कहां से बना वो मैं आपको बता दूं। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है आप मुझे बताएं। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? पाई आर। ये होता है कि नहीं? शंकु का वक्र पृष्ठ की बात कर रहा हूं, वक्र पृष्ठ। ठीक है, समझाता हूं कैसे याद करोगे। तो पाई आर एल होता है, यहां पर भाई साहब 2 आर है या नहीं? तो वक्र पृष्ठ में ये दोनों आर जुड़ जाएंगे या नहीं? पाई आर प्लस आर इंटू एल, यही तो हो जाएगा। सिंपल सी बात, दोनों आर जुड़ गए। लेकिन अब संपूर्ण पृष्ठ जब होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? पाई नीचे वाला, यहां पर देखिएगा नीचे वाला ये सर्किल का क्षेत्रफल, ऊपर वाले सर्किल का क्षेत्रफल, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। अर्थात क्या हो जाएगा भाई साहब? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर प्लस पाई आर प्लस आर, यही तो होगा। पाई ले लोगे आप कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस आर इंटू, यही तो होगा। सिंपल सा, अरे इधर हो। ठीक है, ये देखिएगा ये फार्मूला बना, कहां से बना? पाई आर एल से। तो कनेक्ट कर कर अगर आप दोस्तों याद करोगे तो इस फार्मूले याद होंगे। छिन्नक तक का फार्मूला आया फ्रस्टम, जो कि नॉर्मल एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, तो आपको अगर याद करना है तो इस तरीके से आप बड़ा आसानी से याद कर सकते हैं। मैंने रिलेट करके बताया शंकु की तिर्यक की ऊंचाई क्या होती है? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर शंकु की। लेकिन अगर हम छिन्नक की बात करते हैं तो कैपिटल आर माइनस आर और हो जाता है, उस आर की जगह कैपिटल आर माइनस आर हो जाती है। ठीक है, वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है शंकु का पाई आर एल, लेकिन शंकु के छिन्नक का क्या हो जाता? पाई आर प्लस आर एल। ये देखिए, ठीक है भाई, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ में दोनों और जुड़ जाएंगे भाई, नीचे का वृत्त और ऊपर का वृत्त, तो दोनों कितने हो गए? ये फार्मूला बन गया। फार्मूला रटोगे तो भूल जाओगे, गारंटी दे रहा हूं। कनेक्ट कर कर याद करोगे तो याद बना रहेगा। अब सिंपल सा वहां पर वैल्यू डालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए डालते हैं। पेन दूसरा लेता हूं यहां पर, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो पाई आर, कैपिटल आर क्या है? 25 प्लस 3 त्रिका 9, 5 3 8 और ये रूट 29, ये हो गया। तो पाई को पाई ही रहने दो, उसको कोई नाम न दो, है ना। 25 9 9 5 14 34 प्लस 8 रूट 29। ठीक है, पाई का मान कितना होगा आपका? अब अंडर रूट 29 का भाई साहब मान रखना पड़ेगा, तभी ये सवाल आएगा। पाई का भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा आप देख रहे हैं किस में दे रहा है? दशमलव में। तो पाई का मान कितना होता है आपका? आपको पता होना चाहिए, 22/7 कर लो। 22/7 से भी आ जाएगा 22/7। और इसको अगर हम कुछ मान के करें, ठीक है, मेरी बात समझना, अगर अंडर रूट 29 की आप वैल्यू निकालना नहीं जानते, अगर आप जानते हैं तब तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर आप अंडर रूट 29 का मान निकालना नहीं जानते तो वो भी मैं बता दूं किस तरीके से निकालूंगा। देखो, एक एक सवाल के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो अंडर रूट 29 के पास का कोई एक स्क्वायर लिखो, तो 25 होता, तो इसको इस तरीके से लिख दें, कोई दिक्कत है भाई साहब? +4, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर एक फार्मूला होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू, मैं आपको बता दूं, कहां लिखूं, इधर लिखता हूं। अगर कोई वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई है अंडर रूट x प्लस माइनस वाई, अंडर रूट x प्लस माइनस वाई, तो हम इस तरीके से करेंगे, अंडर रूट x प्लस माइनस
5/2√x। सिंपल सा, बस और कुछ नहीं। प्लस माइनस का मतलब अगर आप यहाँ प्लस लेंगे तो प्लस रखा जाएगा यहाँ पर, अगर आप माइनस लेंगे तो मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। तो √x से आप जब रखें, इसलिए इसको हम किस तरीके से लेते हैं कि हमारा √ बाहर आ जाए, क्योंकि दोनों जगह आप देख रहे हैं √x ही है। तो √x जब आप, ये x है और ये y है, सिंपल सी बात है। तो हमारा हो जाएगा 5 + 4/10, यही तो हो जाएगा। होगा या नहीं होगा भाई साहब? तो 5.04 इसका आंसर आ जाएगा √29 का। ठीक है, सिंपल सा 5.04। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जैसे 25 है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 36 माइनस आपका 7, ये लिख सकते हैं या नहीं भाई? नहीं लिख सकते हैं, तब यहां पर माइनस लग जाएगा, बस अंतर इतना हो जाएगा। और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, इस बात को मैं बता दूं, लेकिन आप नियरेस्ट पहुंच जाएंगे। मुश्किल से 1-2 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, मुश्किल से, वो भी 1-2 पॉइंट का। तो आप इससे सवाल बड़ा आसानी से लगा सकते हैं। तो आप सिंपल सा चलिए सवाल को लगाते हैं, इसको रफ करता हूं, समझाता हूं क्या है वहां पर। √29 के जैसे ही आप मान रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5.04, वहां पर रख देते हैं सिंपल सा। ये देखिएगा 34 है, हाँ 34 + 8√29 है, तो 8 × 5.04 रख दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर इसका जो सही होगा वो होगा विकल्प ए। ठीक है, मैंने आपको जो चीज बताई उसको समझा देता हूँ। √29 ही फंसेगा, बाद बाकी पूरा आपका फार्मूला बता दिया। √29, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आप बताइए √37 का मान बताइए, मैंने आपसे कहा, तो आप कुछ नहीं करेंगे मेरे दोस्त, इसको इस तरीके से लिख लेंगे 36 + 1। कोई दिक्कत है? 36 + 1 अर्थात ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, यही तो लिखा हुआ है भाई, ये x है ये y, तो हमको करना क्या, √x + y/2√x। दोनों जगह अंडर है, तो ये 6 + y कितना है, 1/2 × 6, अर्थात 6 + 1/12, 12×6 = 72, 73/12 आ जाएगा। जो इसका मान आ जाए वही इसका 5.12 × 60, 5 पॉइंट कुछ के आसपास, नहीं 12×6 = 6 पॉइंट कुछ के आसपास ये रहेगा। ठीक है, 0.7 के आसपास। ठीक है, सिंपल सा मान है, कोई भी मान आप निकाल सकते किसी भी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, नियरेस्ट आएगी, और आपका उससे आंसर आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यहाँ पर डी आई, तो इसको अभी छोड़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जैसे ही आप देखते हैं तो आपको दिखता है कि अल्विन 10% लाभ पर बैंक कैलकुलेटर बेचता है, बॉब 30% लाभ पर क्लार्क को बेचता है, क्लार्क इसे 2800 कीमत पर। ये तो बच्चों वाला सवाल है, आप जैसे चाहें वैसे कर लें। कुछ लोग यक्स से करते हैं, यक्स मान लेते हैं, इसने इसको 10%, तो कितने बेचा, 110 पर। ठीक है, इनटू फिर बॉब को बेच दिया इसी चीज को, ये अब ये मूल्य हो गया बढ़कर। ठीक है, इसके बाद सुनने, बॉब 30% के लाभ पर, अर्थात 130/100, और एक दूसरे, और क्लार्क इसके लिए कितने भुगतान कर रहा है, 2860 का। बस सिंपल सा सवाल है। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, वो मैं डायरेक्ट ही लिखता हूं 2860। ठीक है, इससे इसको काट दो, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 13 दूनी 26, ये आपका आंसर आ गया, x = 2000। सिंपल है। कुछ लोग इसको पार्ट से करते होंगे, तो पार्ट से भी मैं करता हूँ। ये जो चीज होती है, ये और पार्ट बराबर ही होते हैं। इसने पहले वाले ने 10 से 11 पर लाभ पर बेच दिया, फिर क्या हुआ, दूसरे रिएक्शन हुआ कि इसने कितने पर बेच दिया, 10 से 13 में बेच दिया भाई। बॉब ने 30% लाभ पर, अर्थात 10 से 13 पर। ठीक है, तो 10×100, 11 × 13, ये बराबर ही 2860 दिया है, और ये की वैल्यू निकालनी। तो वो भी सरल है और ये भी सरल, ये एक लाइन में खत्म होगा, इसमें ज्यादा लाइनें लिखनी पड़ती है, इस वजह से आप अगर इस तरीके से लगाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यहाँ पर कट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सबसे बड़ी संख्या कौन सी बताइए, बच्चों वाला सवाल फिर आ गया। LCM, HCF से खूब सवाल पूछते हैं,
ये कुछ इनके चैप्टर फेवरेट है, उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। तो बस डिफरेंस देखो, यहाँ से 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 3, 8 में से 430 आ गया भाई साहब। अब 430 या तो होगा, सिंपल सी बात देखो, या तो 430 ही एचसीएफ होगा या इसके फैक्टर होंगे, तो इसके फैक्टर कर लो, 2 से ही काट लो, 215 इंटू 2, तो 2 से तो ये संख्या कोई कट नहीं रही ऑप्शन से बाहर, और 430 से भी नहीं कटेगी क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है, तो अर्थात 215 से देख लो चेक करके, कट रहा तो फिर आंसर 215। कहाँ गया भाई, अरे ऑप्शन कहाँ गया, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने दिया है कि दो छात्र रणवीर और रणवीर एक परीक्षा में, रणवीर और रणवीर है, वो रणवीर है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, एक परीक्षा में बैठा, रणवीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए। तो बस यहाँ से देखो ऑप्शन में कहाँ 6 अंक अधिक हासिल किए हैं, तो 32 से 38, 30 से 36 सभी ने 6 अंक हासिल किए, तो यहाँ भी काम नहीं बनना है। ऐसे सवालों को ऑप्शन से करो हमेशा। फिर उसने दूसरी कंडीशन ये थी, रणवीर के उनके अंकों के योग का 56% थे, रणवीर के अंक, ठीक है, रणवीर ने रणवीर से, अर्थात ये, ठीक है। तो अगर हम पहला ऑप्शन उठाएं 28 होगा, रणवीर के अंक 28 हो गए, टोटल के कितना हो 56%, तो उसने साफ साफ बोला ये देखिएगा, यदि उनके अंकों के योग का 56% थे, अर्थात 28 और 20 आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, 28 बीट 8 2 10 2 2 4 50 हो जाएगा ही नहीं, इंटू 100, तो 50 दूनी 100, 28 दूनी 56% निकल कर आ गया, तो अर्थात पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, अंकों के योग का 56% थे, सिंपल सी बात, हमने देखा यही हो गया, नहीं होता तो हम दूसरा देखते। अब कोई भी जो होगा वो 56% नहीं निकल रहा होगा, छेंगे जरूर ज्यादा, लेकिन दूसरे कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा होगा, इसलिए आंसर वो हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों वाला सवाल। इसको मैंने बच्चों वाला बना दिया। देखिए आप किस तरीके से करता, मुझे इसके सारे तरीके आते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीका देने की कोशिश करूंगा। 80 लीटर का एक मिश्रण है, मिश्रण बनाने के लिए टीना 3:2 के अनुपात में दूध और पानी को मिलाती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसे कितना पानी मिलाना चाहिए, पानी मिलाया जा रहा है, तो दूध का रेशियो और परसेंटेज नहीं बदलेगा, इस बात को आप अच्छे समझ लें, तभी मेरे कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। ताकि दूध और पानी का अनुपात 2 अनुपात, तो 80 लीटर था, ठीक है, पानी मिलाया जा रहा, तो दूध नहीं परिवर्तित होगा, दूध, यहाँ दूध का भाग पहले मिश्रण में कितना है, 3:2 के अनुपात में है दूध अनुपात, अर्थात 3/5, अर्थात 60% दूध है कि नहीं, या 3/5 लिख लो, कोई फर्क नहीं डालेगा। ठीक है, तो इतना हमें दूध का पता चल गया पहले वाले इसमें, ठीक है। अब दूसरा जब एक्शन हुआ उसमें पानी मिलाया गया, तब हमने मान लिया, हमें नहीं पता कि बिलियन कितना बन गया, तो एक समझ लिया, लेकिन उस बिलियन में भी दूध का भाग नहीं परिवर्तित होगा, तो यहां पर दूध का भाग कितना है 2, तो 2/5, दूध का भाग कितना है 2/5, तो 5 से 5 कट गया, 2 से ही कितना आ गया 40, x बराबर 120। तो पहले 80 लीटर था, बाद में 120 हो गया, कितना पानी मिलाया गया भाई साहब 40 लीटर, दैट इज आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब आप किस तरीके से करते हैं वो भी मैं बता सकता हूं। आप इस तरीके से करते हैं कि रेशियो वैल्यू 3 और 2 है, मिल्क और वाटर की, फिर आप कहते हैं, करते वही है, देखना अभी 2:3 है। अब आप कहते हैं कि दूध तो मतलब पानी मिलाया जा रहा, दूध तो बदलेगा नहीं, तो दूध को आप बराबर करते हैं, तो भाई साहब मैं यहां पर वही काम कर रहा हूं इक्वेशन में, LHS बराबर RHS, सिंपल सी बात है। तो यहां पर भी आप बराबर करते हैं, यहाँ 3 का गुणा करते हैं, यहाँ 2 का करते हैं, यही तो करते हैं। तो वही चीज अगर आप करते हैं, वही सेम यहां पर भी है, तो कोई फर्क नहीं डालेंगे, यहां पर भी करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट एक लाइन का कौशल हम लोग बच्चे भी कर लेंगे, ठीक है, उसको परसेंटेज में भी वो लग जाता है, हर जगह लग जाता है, ठीक है भाई। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो सवाल है आपका कैलेंडर इनका फेवरेट है, ये आपको पता है, मैंने कहा भी है आप लोगों से, कैलेंडर को बहुत अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10, एक साधारण वर्ष में निम्न महीनों में से कौन से महीने सप्ताह के एक ही दिन शुरू होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो इसका ऑप्शन होगा सही जो होगा वो मार्च नवंबर होगा, ठीक है। इसका सीधे रिजल्ट है, रिजल्ट बेस ये क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आपको मैं लिखवाना चाहूंगा कि एक साधारण वर्ष में, लिख लीजिएगा, साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर, ये छोटे छोटे पॉइंट लिख लिया करो, ठीक है। फरवरी नवंबर और मार्च नवंबर,
ऐसा क्यों होता है वो भी मैं भी यहाँ पर सोचूंगा कि क्यों होता है। आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, फिर मैं भी। इसमें केवल और केवल पूरा गेम दोस्तों किसका होता है, मैंने आपको बताया है कि ऑड डेज का होता है, अप्रैल और जुलाई। ये जो इतने महीने हैं ये सभी एक ही दिन शुरू होते हैं। आज तो ये मार्च नवंबर है, फरवरी अप्रैल ऑप्शन से बाहर, जनवरी दिसंबर ये भी बाहर, जनवरी सितंबर ये भी ऑप्शन से बाहर। तो ये जो महीने लिखे हैं, जैसे जनवरी लिखा हुआ है, जनवरी और अक्टूबर, ठीक है, एक ही दिन, निम्न महीनों में से कौन से महीने सप्ताह के एक ही दिन शुरू होते हैं, अर्थात जनवरी को अगर सोमवार पड़ा है तो अक्टूबर में भी पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात, समझ रहे हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो जनवरी में कितने दिन, साधारण वर्ष की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई साहब? साधारण वर्ष की। समझते जाना कॉन्सेप्ट, मैं सोच रहा हूं और मैं वो आपको बता भी रहा हूं। ठीक है, कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 7 से 7 चौक 28, अर्थात 3 दिन बचे ऑड डेज। भाई बचे कि नहीं? अब साधारण वर्ष है तो 28 दिन की होगी, तो फरवरी तो बेकार है। ठीक है, फिर 3 दिन किसके बचेंगे? मार्च के बचेंगे नहीं। समझते जाना कॉन्सेप्ट को। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कितने की होगी? 30 की, तो कितने होंगे? 2 दिन होंगे या नहीं? समझ लेना। फिर मार्च, अप्रैल, मई, मई कितने की होगी भाई साहब? 31 की, तो उसमें भी 3 दिन होंगे। ठीक है, जून कितने का होगा? 30 का, तो फिर 2 होंगे जून। जुलाई फिर 31 की, तो 3 दिन। अगस्त भी 31 का, तो 3 दिन। सितंबर 30 का, तो 2 दिन। ठीक है, अक्टूबर कितने का होगा भाई साहब? बोलिए। अक्टूबर 31 का होगा, तो अक्टूबर भी कितने दिन का होगा, आप मुझे बताइए। ठीक है, ये ऑड डेज आ गए। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3, 16 3 कितने हो गए? 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 हो गए। 22 2, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 3 3 6 2 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 3 24। तो ये हम लोगों ने कहां तक का कैलकुलेट किया? नवंबर का। जबकि उसमें क्या लिखा हो? जनवरी अक्टूबर का, तो ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, यहीं तक कर दूंगे। 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16, 16 3 19 2 21, अर्थात कट गया भाई साहब, कट गया, तो अर्थात अब ये रिपीट हो जाएंगे, वही दिन हो जाएगा ही नहीं। तो ऑड डेज का ही पूरा गेम है। समझ गए या नहीं? मैंने जो समझाने की दोस्तों कोशिश की कि एक साधारण वर्ष में अगर आप भूल जाना, मान लीजिए भूल जाना, तो सिंपल सा इस तरीके से जो ऑड डेज होंगे जब तक ना कटे तो वो महीना हो जाएगा। जैसे आपका फरवरी नवंबर है, ठीक है, आपके सामने मैंने लिख दी फरवरी नवंबर है, तो आपको इसको करना है। जैसे मान लीजिए अप्रैल जुलाई ले लें, कुछ भी ले लें यार, अप्रैल जुलाई ज्यादा पास पड़ेगा, तो अप्रैल और जुलाई ले लें। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल 30 की होती, 2 दिन बचेंगे। आप बोलेंगे हाँ 2 दिन बचेंगे भाई साहब। 3 दिन अप्रैल, मई, जून, बस 3 2 5 2 7, कट गया, तो अर्थात अब जुलाई जो होगी रिपीट होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, नवंबर, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल से, विद कॉन्सेप्ट भी, विद कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। ठीक है, चलते हैं अगले पर दोस्तों। अगला सवाल क्या है? गिफ्ट दे रहा है, चलो उसको बाद में गिफ्ट दिलाएंगे, पहले 11 से विभाज्य कर लें। 11 से विभाज्यता का नियम दोस्तों आपको पता होगा, सम विषम का ये देखा जाता है ना, या तो उनका डिफरेंस सम और विषम का 0 होगा, या कोई 11 से कटने वाला मल्टीपल होगा। यही तो होता है 11 से विभाज्यता का नियम। तो हम देख लेते हैं सिंपल सा यहीं पे कि 6 1 7, 7 4 11 और 5 2 7 4 बचा, तो ये ऑप्शन से बाहर। डिफरेंस, सम और विषम संख्याओं के अंकों का डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो 1 5 1 6, 6 6 12 और 4 2 6, 12 माइनस 6, 6 बचा, ये भी ऑप्शन से बाहर। 5 1 6 और 4 2 6, सिंपल सा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 आ गया भाई। 5 1 6, 4 2 6, तो 6 माइनस 6 0, अर्थात यही आंसर सही होगा। 20 को चेक करने की जरूरत नहीं, या तो 0 आएगा या 11 से विभाज्य करने वाली कोई संख्या आएगी। सिंपल सी बात है। जैसे 121 होती है तो 1 1 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, अर्थात ये हो गया। 1331 है भाई साहब, तो 3 1 4 4 1, कोई भी संख्या आप उठा लें 11 से और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
इस सवाल को कर लेते 13 नंबर को। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं, बच्चों वाला सवाल है कि A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर बराबर 16 बटे, यही तो दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो हमने मान लिया वो भुजा A1 है, ये A2 है। तो यहाँ पर A1 A2 का अगर हम रेशियो निकाल लें तो वो 4 1 आ गया कि नहीं? सिंपल सा आ गया। अब पूछ रहा उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा? परिधि क्या होती है? 4 है। अगर हम इसमें ऊपर नीचे 4 का गुणा भी करते तो कोई फर्क डालेगा? ये तो 4 से फिर कट जाएगा, अर्थात वो भुजा का रेशियो ही उसकी परिधि का भी रेशियो होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल उसने दिया है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण अनुरूप होगा? के किस मान के लिए? सिंपल सा सवाल, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से कर लें, या आप सिंपल सा क्या करें, कुछ नहीं, दूसरा जो केस अनुरूप का मतलब दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ 27x प्लस 18y बराबर 9 यही तो लिखा हुआ। तो इसमें अगर हम दोनों तरफ LHS और RHS में 9 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2y बराबर, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18, कितने 9 से भाग दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर 1 के आ जाएगा, के आ जाएगा। सिंपल सा। ऊपर क्या दिया हुआ? 3x प्लस 2y बराबर 2। तो के बराबर क्या है? 2। आंसर आ गया। अगर आप ऑप्शन से भी करना चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन से भी दोस्तों आ जाएगा। आप के बराबर ऑप्शन 4 रखेंगे तो समीकरण 36 हो जाएगा। कॉमन नॉमन लोगे तो बराबर नहीं होगा। 3 रखोगे तब भी नहीं होगा, 2 रखोगे हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इस सवाल को भी अभी छोड़ते हैं। आपको पता ही होना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से करते हैं। पहले दिन सरल, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा लेंथी, क्योंकि एक ही दिन हो जाए तो बहुत समय हो जाए। देखिए अभी आधा घंटा आप लोगों का हो चुका है। कला का एक प्रशंसक श्रीमान कुरमन 9 दिन पहले एक नाटक देखने के लिए, वह केवल गुरुवार को ही नाटक देखने के लिए, आज कौन सा दिन हो? सिंपल सी बात है, वो गुरुवार को ही नाटक देखने गया था। तो गुरुवार से गुरुवार 7 दिन हो गए, 2 दिन और बचे। गुरुवार के बाद कौन सा दिन आएगा दोस्तों? आप सिंपल सी बात है, शुक्रवार शनिवार सैटरडे आ जाएगा। तो बच्चों वाला सवाल तो हम बच्चों की तरीके ही करेंगे, सैटरडे आ जाएगा। भाई कौन सा दिन होगा? भाई शुक्रवार देखता है, 7 दिन वो हो गया, 8 एक 9वां दिन कौन सा होगा, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आलिया दीपिका रणवीर को 437 रुपए की राशि को आपस में इस तरीके बना ले कि हिस्सेदारी का 3 गुना, दीपिका की हिस्सेदारी 4 गुना। बच्चों वाला सवाल है, ठीक है, रेशियो का सवाल। आलिया रणवीर का हिस्सा पूछ रहे हैं भाई साहब। रणवीर की हिस्सेदारी का 7 गुना, 7 से जो संख्या कटे वो आंसर होगी। ये भी तो रूप है, लेकिन 2 संख्याएं कट जाएंगे, 140। तो मुझे तो इसका ऐसे ही आंसर यार दिख रहा है, 7 गुना है। मुझे अगर मैं अपने हिसाब से लगाऊं, प्रोसेस से भी लगाऊंगा, 7 दूनी 14, ये संख्या 7 से नहीं कट रही। ये अगर हम काटें तो ये भी नहीं कट रही, ना ये कट रही। तो ऑप्शन ये आंसर होगा। लेकिन अब चलिए करते हैं, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि हिस्सेदारी नहीं कर रहा, रणवीर के हिस्से का 7 गुना सब बराबर है, तो हिस्से का 7 गुना अर्थात 7 का फैक्टर होगा। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है यार, बच्चों वाली। और देख लेना आंसर सही भी आएगा। आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना, दीपिका की हिस्से क्या लिखा कि आलिया की हिस्सेदारी के 3 गुना, दीपिका की हिस्सेदारी के 4 गुना, रणवीर के हिस्से के 7 गुना सब बराबर है। आलिया के हिस्से अर्थात 3A 4B और 7C ये सभी बराबर है, यही तो कह दिया। अब अगर हम इनका सभी बराबर है तो रेशियो निकालेंगे, तो इसका जो रेशियो आएगा वो किस तरीके से आएगा? सिंपल सी बात है, तो एलसीएम पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी अभाज्य संख्याएं हैं अभी के लिए, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा? अगर यहाँ 3 लिखा तो ये 7 4 का एलसीएम होगा, अर्थात 28 ABC का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28, ठीक है। यहाँ पर 7 3 का 21, 4 तो पहले से ही लिखा है, और 4 3 12, यहाँ पर 7 लिखा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। क्या पता गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 12 रेशियो आएगा, 12 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। 28 21, यहाँ पर देखिए हमने गलती की है, अब मुझे दिख गई है। 28 21 कितना हो गया? 2 2 4 और 8 1 9, ठीक है। 49 49 और 12 61, 61 बराबर 427 के। तो रणवीर के अगर पूछ रहा तो 12 बराबर निकाल देंगे। तो 61 7 84 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसा हुआ क्यों कि हमने मान लिया कि ये 7C जो है, ये 7 इसकी रेशियो वैल्यू, इसलिए गलती हुई है ये। अगर हम इसकी, हमें पता चल जाए कि 12, यहां से अगर हम कर लें कि जो 12 का मल्टीपल होगा वो आंसर हो, तो बड़ा आसानी से ये हो जाएगा। तो 12 से ना तो ये है ना ये होगा, ठीक है। सिंपल सा, यहां तक आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शन से आप कर सकते हो, वो मैंने
गलती की उसको मैं समझ गया, ठीक है। तो अब इस तरीके की गलती ना करें, समझ को। अगला सवाल देख लेते हैं, फटाफट वाले सवाल, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। इसको किस तरीके से आप हल करेंगे वो जानना जरूरी है ना, कि आप किस तरीके से हल करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या रूल है ना। तो यहां पर देखिएगा ये सवाल किस तरीके, देखने में काफी गंभीर सवाल लग रहा, लेकिन करेंगे किस तरीके से वो मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर 0 + 1/8 का स्क्वायर प्लस 0.27 का स्क्वायर, तो कुछ सीरीज बनती चल रही जो कि 81 तक गई है, ठीक है। सिंपल सी बात है, 81 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, अगर इसको लिखना चाहें भाई साहब, तो क्या लिख सकते हैं, 9/100 का होल स्क्वायर, यही तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 18/100 का होल स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो अब हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है, सिंपल सा कॉमन ले लेंगे, क्या कि 9/100 का होल स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत है, तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जब इसको कॉमन लिया तो आप सीरीज दिख जाएगी आपको, 9 जब यहां से 9 स्क्वायर पूरा कॉमन निकल गया तो क्या बचा, 1 स्क्वायर, 9 दूनी 18 भाई साहब, 2 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मत हटा देना भाई। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 1, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 2, तो 9 बाहर आ गया तो क्या बचा, 2 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से चलती रहेगी सीरीज, कहां तक भाई साहब जाएगी, 9 के स्क्वायर तक, ठीक है। अब क्या फार्मूला होता है स्क्वायर का, स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा, किसी क्रमागत संख्याओं के स्क्वायर का योग निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, n+1 2n+1 बटे 6, यही तो लगाते हैं भाई साहब। तो लगा दीजिएगा, कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं हैं, 9 × 10 और 10 दूनी 20 है 21, 2n+1, तो 9 9 + 1 9 दूनी 18 1 19, 19/6, 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, 3 से ये कट जाएगा, 3 × 3 = 9, 2 × 5 = 10, ठीक है। तो कितना क्या पाते हैं, 15 और 15 19, 15 19 आपका कितना को 15 दूनी 34, 34 इंटू ये आपका जो इधर लिखा हुआ उसको भी लिख दिया जाएगा, अर्थात 81/10,000, यही तो होगा, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। तो बस अब भाई साहब 34 ही तो होगा, 5 × 3 = 15, 9 × 5 = 14, हाँ 34 ही होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा प्लस नहीं भाई साहब, गुणा है यार, गुणा है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, n+1, यही तो गलती हो जाती है जल्दबाजी। तो यहां पर हो जाएगा 5 × 15 × 19, तो 15 × 19 × 81/10,000। बस आप इस सवाल को इसका गुणा कर लेना, गुणा करने के बाद भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन सही होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ गए हमने क्या किया, 9/100 को कॉमन ले लिया, उसके बाद लगा दिया 1 से लेकर उसकी योग, ठीक है। और यहाँ पर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों वाला सवाल है, सीधा फार्मूला होता समुच्चय का, आपको पता होना चाहिए, n A यूनियन P बराबर क्या होता है, वही वो पूछ रहा, इसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है। NA + ANB माइनस n A इंटरसेक्शन B, ये इसका फार्मूला होता है, n A यूनियन B का, NA + NB - n A इंटरसेक्शन B, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो कहां पर लिखा, पहला ऑप्शन से बाहर, ये ऑप्शन से बाहर, A + B - अर्थात ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। सिंपल सवाल। अगला देखिएगा, ये लिखा हुआ A² - B² का फार्मूला, तो A² - B² लिखा हुआ, तो A + B A - B, आप इसको बड़ा आसानी से लगा लें, ठीक है। सिंपल सा सवाल है बच्चों वाला। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल इस तरह दिया हुआ, A/B + C क्या दिया हुआ है, 3/9, ठीक है भाई साहब। और C/A + B कितना दिया हुआ है, 10/14। तो एक चीज देखिएगा, इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, कई तरीके हो सकते हैं आपके, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है कि A + B + C, अगर यहां पर देखें A + B + C, अगर दोनों को जोड़ दें तो यहां पर लिखा हुआ 12 रेशियो वैल्यू है, यहां पर भी A + B + C अगर हम जोड़ दें तो 10 और 14 कितना हो जाएगा, 24, ये भी रेशियो वैल्यू। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है,
ठीक है, दोनों ही a प्लस बी प्लस सी एक जगह 12 एक जगह 24 है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा नहीं, तो यहां पर हम 2 का कर देंगे गुणा, तो अर्थात यहां पर इस इक्वेशन में आप कर दीजिएगा 2 से गुणा। तो जैसे ही आप 2 से गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 24 का मतलब 6:18, 9 दूनी 18, यही तो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हमने यहाँ की वैल्यू को बराबर इधर नहीं गुणा करेंगे, इधर करेंगे, ठीक है, केवल बराबर करने के लिए। a प्लस बी प्लस सी, अब ये भी 24 है और ये भी 24 है, बस अब क्या करना है, ये इस तरीके से ही तो है, ठीक है। तो अब यहां पर a की वैल्यू हमें पता चल गई कि 6 है, तो यहां पर 6 रख दो, तो b की कितनी हो जाएगी 8, c की 10, सेट हो गया पूरा मामला। 6, 8, 10 वैल्यू हो गई, सेट हो गई, ठीक है भाई। हमने क्या किया, यहां पर बस 9 3 12 था, इसको भी 24 बना ले, 2 से गुणा कर दी, 6 हो गया, ये तुम्हारा 9 दूनी 18 हो गया। तो a की वैल्यू हमें पता चल गई 6, तो हमने यहां पर रख दी, यहां पर जब 6 रख दोगे a प्लस बी, यहां पर 14 है, तो कितना हो गया b 8 आ गया, b जब 8 आ गया तो यहां पर रख दिया, तो c कितना हो गया 10, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। या आप इस तरीके से भी कर दो। अब पूछ रहा कि b अनुपात a अनुपात c, तो b कितना है 8, a प्लस c का मतलब 10 6 16, अर्थात 8/16, अर्थात 1/2। आप और भी तरीके से कर सकते हैं, जो भी तरीका हो, लेकिन ये मुझे बेस्ट लगा, इस वजह से मैंने इस तरीके से किया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। काफी लेंदी सवाल नहीं, समझने के लिए है सवाल, इसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल लगाते हैं। 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडे का 3 बार, देखिए बच्चों वाला सवाल जो हम लोगों ने पहले किया था उसी तरीके से फिर करेंगे। मिलाया क्या जा रहा भाई साहब, सोडा, सोडा यदि मिलाया जा रहा तो बदलेगा क्या, नहीं शराब नहीं बदलेगी। शराब यह कितने की 3/5 भाग है शराब, तो इस वाले में हमें टोटल की नहीं पता है, लेकिन हमें भाग पता है कि 6/13 है, 6/13 है कि नहीं है शराब, ठीक है। तो 3 दूनी कितना 6, 2 से ये कितना गया 25, 5 से इसको काट दो, 5 25 13 25 65, यक्स बराबर 65 आ गया, अर्थात एक्शन होने के बाद ही 65 का हो गया, पहले 50 का था। तो कितना लीटर मिलाया गया होगा, 15 लीटर मिलाया गया होगा सोडा, ठीक है। सिंपल जो सवाल है, बच्चों की तरीके ट्रीट होगा, ठीक है। आप रेशियो से करें चाहे जिससे करें, मुझे इससे लगा जो कि सही भी है, ठीक है। यहां पर देखिएगा 500 में से क्रम इनकी यथार्थ 15 गुणों, इसको समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए इसको भी होल्ड करते हैं। दिए गए विकल्पों के बीच कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, सिंपल सा सवाल है, 26 नंबर। इसमें आप भाग देकर देख ले, ठीक है, पता चल जाएगा। 5 8 40.8, 12 का भाग दोगे तो सिंपल सा सवाल है, भाग देकर ही देख लो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई प्रोबेबिलिटी को भी अभी छोड़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखते हैं। 45 मिनट की क्लास ऑलरेडी हो चुकी, 40 के आसपास, ठीक है। रनों का औसत 34, 5 रन, ठीक ठीक। 17 पारियों में एक किलोमीटर का दूर बनाएगा, रनों का औसत 17 पारियों में 1 किलोमीटर का औसत 34 है, तो हमने योग निकाल लो भाई साहब तुरंत, ठीक है। इसको गुणा से ही लगाओ, एवरेज को गुणा से लगाओगे, बहुत आसान है, कभी कंफ्यूजन। 17 चौको 68, 6 17 51 और 6 578 हो गए टोटल रन, ठीक है। अब उसने कहा 5 रन से, रुक जाओ, 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे। 17 पारियों में एक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 है, हमने योगफल निकाला। 5 रन से अपना औसत बढ़ाने के लिए, ठीक है, 22 दूनी 44, 22 छक्का, ठीक है। तो वो बोला इतने रन बन गए। अब उसने कहा 17 पारी हो गई, अब वो पूछ रहा कि 5 रन से अपना औसत बढ़ाने के लिए 18 अर्थात 17 था औसत, ठीक है। औसत कितना था भाई साहब 34 था, ठीक है, औसत 34 था। तो उसने ये कहा कि 5 रन से अपना औसत बढ़ाने के लिए, तो 34 था, तो औसत कितना हो जाएगा 39, सिंपल सी बात है, औसत बढ़ा दिया हमने। और वो कह रहा है कि अगली पारी में वो कितने रन बनाए, हमने मान लिया 1 रन बनाए, तो यहां पर कितना होगा 18 पारी है, तो हमें x का मान पता चल जाएगा भाई। यहां पर भी हमने क्या किया कि 17 गुणा 34, तो हमें टोटल रन पता चल गया 578 थे 17 पारी तक के, ठीक है, 17 पारी तक के। फिर सुना कि अगली पारी में वह कितने रन बनाए, तो अगली पारी में हमने माना कि वो 1 रन बनाए, तो 578 प्लस x, तो टोटल एवरेज यहां पर कितना निकलेगा 18 से, अगर हम इसका भाग देंगे तभी तो ये आता है, ठीक है। तो यहां पर हमने 34 प्लस 5 बढ़ा दिया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो x का मान आपका सिंपल सा आ जाएगा। तो 578 प्लस x बराबर, जब आप 39 का 18 गुणा करेंगे तो 702 आएगा, फिर x से आप घटा देंगे 124 मान आ जाएगा, ठीक है।
सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये इसके जो पेपर में आए थे ऑप्शन ये थे, बाद में इसका सभी को 1 नंबर मिला था। तो ये पेपर के ऑप्शन है, बिल्कुल चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये 124, जिससे आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। आप वहां पर देखें, फिर हमारी पीडीएफ में देखें कि सर यार ये तो आपने अलग अपनी तरफ से लिख दिया। अपनी तरफ से कुछ नहीं, ऑप्शन ही इसके सारे गलत है। इसका सही आंसर 124 होगा, ठीक है। बैटरी भी लो हो रही है, ठीक है, होने दीजिए। अब इसको और भी तरीके से आप कर सकते थे, ठीक है। किस तरीके से मैं आपको समझा दूं। ये तो हो गया लगाने का तरीका। देखिएगा, 5 रन से अपना औसत बढ़ाने के लिए उसने अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे। तो 5 रन से औसत बढ़ाना भाई साहब, 17 पारी तक उसका कितना था, 34 था। देखना भी एक लाइन में सवाल होगा, 34 था, ठीक है, 17 पारी तक। अब वो पूछ रहा है कि इस पारी में 18वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि एवरेज बढ़कर कितना हो जाए, 5 ज्यादा हो जाए। तो अर्थात जो ये यहां पर उसने बनाए होंगे रन, वो सभी 18 पारियों से 5-5 रन ज्यादा बनाए होंगे कि नहीं। तो अर्थात उसने रन बनाए होंगे 18 पंचे 90 रन यहां पर बनाए होंगे, ठीक है। 90 रन तो उसने बनाए होंगे, और 34 ये एवरेज वाले। भाई ये तो एवरेज 34 तो था ही, 5 रन और बढ़ाए, तो 90 + 34 बराबर 124 रन उसने बनाए अगले में। भाई ये जो देखिएगा 34 रन जो उसने बनाएंगे तो एवरेज मेंटेन करने के लिए हो गए, ठीक है। 34 तो अगर वो 34 18 वाला भी 34 से बनाता तो एवरेज पर कोई फर्क पड़ता, एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने रन कितने बनाए, ज्यादा बनाए, जिससे 18 पारियों में 5-5 रन औसत में बढ़ गया। अर्थात 18 पंचे 90 बढ़ा, तो 90 और 34 कितने हो गए भाई साहब, 124 रन उसने बनाए, तभी एवरेज 5-5 बढ़ा, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, चलते हैं अगले सवाल पर। अगर अगला सवाल हम लोग देखें, एक काम करो, 10 दिनों के लिए उस पर काम करना है, ठीक है। 10 दिनों के लिए उस पर काम करना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद सौरव अकेले 42 दिन में शेष काम कर लेता है, तो दिन में सचिन और सौरव मिलकर काम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। सचिन ने 80 दिनों में एक काम को करता, तो वो 10 दिनों के लिए उस पर काम शुरू करता। उसके बाद सौरव अकेले ही 12 दिन में शेष काम कर देता, ठीक है। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 30, ठीक है। जो बचते जा रहे हैं उनको बाद में करेंगे, अगली क्लास में पार्ट 2 आएगा तुरंत, उसमें करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज सरल ही करेंगे, नहीं तो एक्टिव हो जाएगा। वैसे भी 1 घंटा हो चुका है। 80 दिन में सचिन काम कर रहा, सचिन मतलब यस, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा, 80, ठीक है। सिंपल सा है। 80 जब एलसीएम हो गया तो 10 दिनों के लिए काम किया, 1 यूनिट काम कर रहा है कि नहीं, 1 यूनिट काम कर रहा। तो 10 दिन काम किया तो बचा कितना भाई साहब, 70 दिन, 70 दिन का काम बचा। तो उसके बाद सौरभ अकेले ही 42 दिन में शेष काम कर लिया, अर्थात 70/42 में भाई साहब सौरभ कर रहे हैं। तो इनकी जो एफिशिएंसी निकल के आएगी 10/6, 6 का मतलब 5/3, 5/3 सौरभ की आ गई। सिंपल सी बात है। अब कितने दिन में सचिन और सौरभ एक साथ मिलकर, ये एक की इफिशियंसी से कर रहा, ये 5/3 की इफिशियंसी, अर्थात 1 + 5/3, तो कितना आ जाएगा भाई साहब, 8/3 इफिशियंसी होगी दोनों की मिलने की। तो टोटल काम कितना है, 80, तो 8/3 से अगर हम करा देंगे तो 8 से कट गया 30 दिन लगेंगे और काम हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 31, कमेंट करें जहां पर ना समझ में आए दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल बताया जाएगा आपको। बॉडमॉस लगा देंगे, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 31 में बॉडमॉस लगाकर खुद ही हल कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रैकेट ब्रैकेट करके, यार अब इतना तो यार हल कर ही लो, ऐसा ही तैयारी कर लो, बच्चे थोड़ी ना, ठीक है। ये देखिए 32 नंबर, एक संख्या का 40%, 600 के 50 के 20%, बच्चों वाला सवाल है ना, वह संख्या निकालिए, ठीक है। और इसके बाद क्या है, डी आई को भी होल्ड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी होल्ड करते हैं, ठीक 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 ठीक। इसको भले ही कर सकते हैं द्रविड़ द्वारा, ये देखिएगा परम्यूटेशन कम्युनिकेशन, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। कौन सा सवाल, ये कि यदि 459 पॉइंट, या आज के लिए यार इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ। देखो एनर्जी जब डाउन हो जाए तो पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। एनर्जी डाउन, मैं उतना अच्छा अपनी इफिशियंसी से समझा भी नहीं पाऊंगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। गर्मी भी ज़्यादा है यार, पानी गिरा नहीं है काफ़ी दिन से, ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ। एक्चुअली में होता क्या है, गर्मी लगने का कारण है यार, पंखा बंद करना पड़ता, नहीं तो आपको साउंड क्लियर नहीं आएगा, है ना यार। अभी एसी वैसी तो लगा नहीं, कूलर जरूर है, लेकिन कूलर की और आवाज आएगी, है ना। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ता है मुझे, आप लोग मत करिएगा, मेरा फर्ज है। टीचर को हर जगह जो है कोऑपरेट ही करना होता है, ऐसे नहीं टीचर बन जाता है कोई। तो चलिए जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर के साथ बिना किसी टाइम पास के।
ठीक है, लगे रहिएगा अपनी एसआई की तैयारी के लिए। और कुछ अगर चैनल में आपको लग रहा हो कमी, बहुत ही जल्द प्रीवियस ईयर कराने के बाद मैं आपको मूल विधि का पूरा डेटा दे दूंगा विद पीडीएफ। उतना पढ़ लेना सफिशियंट है, जो कि मैंने जो है अश्विनी सर और उन दोनों लोगों से बात कर कर ही पीडीएफ बन रही है, धीरे धीरे बन रही है। उसका अलग से पूरी डिटेल नॉलेज आपको बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, मूल विधि की पूरी पीडीएफ दे दूंगा, उससे आपका भला हो जाएगा गारंटी। कोई किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले